शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 23। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, क्लास, सब आप लोग लिख लेंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है। जगदीशपुर के जंगलों में बसुइया बाबा नाम का एक सिद्ध संत रहते थे। यानी कि जगदीशपुर के जंगल में एक संत बाबा रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति की एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। सक्रिय यानी कि वो योजनाएं जो काम भी आई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ योजनाएं बनाई गई हों और वो फेल हो गई हो। सक्रिय यानी जो काम भी आए। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे। यानी कि काफ़ी मेहनत से उन्होंने 1 साल तक काम किया और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। यानी लड़ाई झगड़े की अंग्रेज़ों के खिलाफ कि किस सूरत से हम उन्हें यहाँ से भगा सके, इसकी योजनाएं बनाते रहे चुप्पे चुप्पे। क्यों? क्योंकि अगर अंग्रेज़ों को पता चल जाता था कि कोई मेरे खिलाफ योजना बना रहा है तो अंग्रेज़ लोग उसे उठा के फांसी दे देते थे या गोली मार देते थे। तो अंग्रेज़ बहुत बुरे थे, उन्होंने बहुत गलत सलूक किए हैं, इसीलिए लोगों को छुप के उनके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ती थी। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनापुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनापुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ठीक है, यानी पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला। यहाँ पे पशु बेचे जाते हैं और ख़रीदे भी जाते हैं। यह मेला कृतिका पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। सेम इसी तरह से ये कब लगता है, जो आपकी कार्तिक पूर्णिमा होती है ना, चांद की, उस हिसाब से उसमें ये लगाया जाता है। हिंदी महीनों के नाम अगर आप जानते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये कार्तिक पूर्णिमा का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। यानी कि यहाँ पे हाथियों का, इसका जो मेन मरकज़ है, ठीक है, पशुओं का मेला है, लेकिन यहाँ पे जो मेन काम है, मेन जो जानवर बेचे जाते हैं वो कौन से हैं? हाथी हैं। क्रय यानी कि बेचना, क्रय माने खरीदना और विक्रय माने बेचना। ठीक है, इस ऐतिहासिक मेले में उन दिनों सावधानता के लिए लोग एकत्रित हो गए क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। यानी कि क्या करते थे, सब लोग इकट्ठा होते थे और क्रांति के बारे में योजनाएं बनाई जाती थी कि किस तरह से हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया। यानी कि उन्होंने जंग की आवाज़ शुरू कर दी और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इसी मुक्तवाहिनता ने के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष कर दिया। यानी करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। यानी अब क्या कहने का मतलब है कि जो सैनिक टुकड़ी बागी हुई थी वो कुंवर सिंह के साथ आके मिल गई और कुंवर सिंह के साथ मिल के उनको अपना जय घोषित किया। यानी कि उनको अपना हेड बनाया और उसके बाद जो सैनिक, हिंदुस्तानी सैनिकों को अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती जेल में डाल रखा था, उसको जेल को तोड़ दिया और उन लोगों को आज़ाद करा दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। यानी उन्होंने आरा जो जगह है वहाँ पे विजय प्राप्त की और अंग्रेज़ों को हरा दिया। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यानी कि सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी, जैसे आज प्रधानमंत्री को दी जाती है ना, तो 21 तोपों की सलामी, इसी तरह से फौजी सलामी दी गई उन्हें। यदि कुंवर सिंह बूढ़े हो चुके थे, परंतु वे वीर कुंवर सिंह, बूढ़ा शूरवीर, इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तप्त हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसी तरह से वो इतनी जो आरा की क्रांति हुई, इसका महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो वही बन गए। क्यों? क्योंकि सारी जो देखिए क्या होता है, अब आपके देश में जो क्रिकेट होता है ना, हमारे देश में क्रिकेट था, वर्ल्ड कप हमारा देश लाया, तो उसमें कहीं पे विराट कोहली या और जो लोग हैं उनका नाम नहीं था। किसका नाम आया? सिर्फ और सिर्फ धोनी का नाम आया। या उससे पहले जब वर्ल्ड कप लाया था तो सबसे पहले जो लाया था कपिल देव की कप्तानी में लाया था। तो कपिल देव का या धोनी का ही नाम क्यों आता है? क्यों? क्योंकि वो लीडर है, वो कप्तान है, वो पूरी टीम को अपने पीछे चला रहे हैं ना। सेम इसी तरह से यहाँ कुंवर सिंह, काम कुंवर सिंह ने किया, ठीक है, लेकिन उनसे ज़्यादा उन सिपाहियों ने किया होगा। लेकिन कुंवर सिंह को इसलिए फेमस करा गया, इसलिए उनका नाम आया क्योंकि वो हेड थे और सबसे पहला पकड़ा भी हेड जाता है, इनाम भी हेड को मिलता है और बेइज्जती भी हेड की होती है। तो इसीलिए यहाँ पे कुंवर सिंह का नाम हेड पे है। ठीक है, अब क्या लिखा है? दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वारा बिहार में सर्वव्यापक हो गई थी। यानी कि बिहार में भी ये बात पूरे में फैल गई थी, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करना और आधुनिक
शस्त्रों की कमी यानी कि जो आपके आधुनिक हथियार हैं उनकी कमी थी हमारे पास, के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। यानी इसीलिए जगदीशपुर को तोड़ दिया गया, यानी जो जगदीशपुर था वो पतन हो गया, वो बट गया। क्यों? क्योंकि इनके पास एक तो ज्ञान की भी कमी थी, दूसरा जो निजी लोग थे छोटे छोटे वो अंग्रेज़ों के सहयोग में लग गए थे कि भाई हम अंग्रेज़ों का साथ देंगे। गद्दारी अपने ही मुल्क में की गई है ना, अपने ही लोगों ने गद्दारी की। 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेज़ों से परास्त हो गई, यानी कि हार गई। अंग्रेज़ों ने उन्हें हरा दिया, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं, यानी कि लेकिन वीर कुंवर सिंह जो थे वो हारे नहीं। वो मतलब ठीक है यहाँ हार गए थे लेकिन हार के बैठे नहीं, वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तपत हो गए। यानी वो आगे की योजनाएं बनाने में लग गए कि भैया हमें आगे की योजनाएं बनाना। एक हार, भाई इंसान जिंदगी का क्या मतलब है, जिंदगी के दो ही रास्ते, या हार या जीत। अब ये थोड़ी ना है कि अगर हम एक बार हार गए तो हम ये रास्ता दोबारा जीत से नहीं मिलेगा। हार गए हो ठीक है, मेहनत करो दोबारा जीत पे पहुंचोगे। तो वही उन्होंने कहा कि अगर हम बिहार में यहाँ हार गए हैं, क्या नाम है, आरा में अगर हम हार गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हार गए हैं तो इसलिए चुपचाप बैठेंगे, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है, जगदीशपुर में हार गए थे ये लोग, मंगल पांडे वगैरह, तो वो दूसरे उसमें लग गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। यानी वो और जो आज़ादी के लिए लोग नेता लोग शामिल हुए तो उनके साथ मिल गए और इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने लगे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रावी, कापी, कानपुर और लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। यानी कि लखनऊ में पहले ही हंगामा था, उन्हें लगा कि वेरी गुड यहाँ तो है ही लड़ाई, अब हमें यहाँ पे कोई लोगों में उत्साह पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो आजमगढ़ की तरफ चले गए। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कृति पूरे उत्तर भारत में फैल गई, यानी कि वो सब जगह जा रहे थे, सब लोगों को बता रहे थे कि हमें आज़ाद होना है इस तरह से, तो इसलिए उनकी जो ये बहादुरी है, जो ये सब, ये पूरे में फैल गई। वीर कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश उड़ गए, यानी अब अंग्रेज़ों को घबराहट होने लगी, अरे भैया ये क्या, ये तो अकेला इंसान इतनी सब कुछ कर रहा है, अगर ये 4-6 लोगों को और अपने साथ ले आया तो हमें तो धक्का ही मार के बाहर निकाल देगा। इसीलिए वो लोग डर गए। कई स्थानों के सैनिकों एवं राजा कुंवर सिंह के अधीन में लड़े, यानी कि कुछ लोग अधीनता में लड़े, यानी उन्हीं के साथ लगे। उनकी ये आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, यानी हमेशा वो चलती ही रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे, यानी लीडर वो रहे, लोग उनके पीछे आते थे, लड़ते थे, कुछ लोग शहीद हो जाते थे और कुछ लोग उन्हीं के साथ आगे हमेशा चलते रहते थे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे और उसके बाद वो सब यहाँ से जबलपुर वगैरह से होते हुए कहाँ पहुँच गए, ग्वालियर जबलपुर से होते हुए लखनऊ पहुंचे। सारी सेना को अपने साथ लेकर आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था। इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना तथा अंत जगदीशपुर पर अधिकार बनाना, ये उनका प्लान था। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ, यानी इन दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी लड़ाई भी हुई। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। यानी अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने आजमगढ़ को यहाँ से हम एक लाइन बीच में वो कर गए, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, लिखते हैं आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया, यानी कि अब क्या हुआ, इन्होंने 22 मार्च 58 में इन्होंने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। किसने? वीर कुंवर सिंह ने। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर हमला किया। अंग्रेजों को कहा बर्दाश्त की कोई उन्हें हराए, उन्होंने दोबारा हमला किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ को अंग्रेजों को हरा दिया, यानी कि फिर से इन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया। इस बार अंग्रेजी सेना को पराजित कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1857 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। यानी अब उन्होंने यहाँ पे दोबारा अंग्रेजों को हरा दिया, कहाँ? आजमगढ़ में। और फिर वो कहाँ गए? आपके जगदीशपुर गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला, यानी कि वो जो ये जीते थे ये उनको काफ़ी दिनों तक लेने का सौभाग्य नहीं मिला, काफ़ी दिनों तक ये इस जीत को एंजॉय नहीं कर पाए। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानी अंग्रेजी का झंडा उतार कर, अंग्रेज़ों का जो झंडा था उसे उतार कर अपना झंडा फहराया, यानी अपना हिंदुस्तानी झंडा फहराया। पहले हर कबीले का अपना अपना झंडा था, पहले हमारा ये तिरंगा झंडा नहीं था। जो कबीले वाले होते थे वो अपना झंडा खुद लेके चलते थे, है ना।
लखनऊ का अलग, फिर उसके बाद में ये झंडा बनाया गया है। तो उन्होंने अपने झंडे को फहरा दिया। जैसे आपने क्रांति मूवी देखी होगी तो देखिए उनका झंडा अलग था, उनका मशाल वाला झंडा था, है ना। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को ये वीर, ये देखिए 23 अप्रैल को उसने जीता सब कुछ है, और 26 अप्रैल को ये वीर संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। यानी 26 अप्रैल 1858 को ये वीर हमेशा के लिए इस दुनिया को और हम सबको छोड़कर चले गए। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं आसानी से। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ आपका लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की थी। यानी कौन था जिसने कुंवर सिंह के अंदर देशभक्ति की भावना को उत्पन्न किया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, जगदीशपुर के जंगल में एक बसूरिया बाबा नाम के एक संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना को उत्पन्न किया था। ठीक है, यानी ये भावना उनके अंदर किसने डाली थी? बासूरिया बाबा ने। ठीक है, जो एक संत थे जो जगदीशपुर के जंगलों में रहते थे। आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यह आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मेले मनोरंजन, खरीदारी और मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि वीर कुंवर सिंह ने किस रूप में इसका उपयोग किया था। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी गुप्त बैठकों की योजना बनाने के लिए किया था। यानी कि उन्होंने किस लिए इस्तेमाल करा? अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी गुप्त योजनाओं को बनाने के लिए उन्होंने मेले का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि मेले में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, आम लोग आते हैं तो लोगों का इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ मस्ती और उधम हो रहा है ना। इसीलिए उन्होंने इसका इस्तेमाल गुप्त बैठकों के लिए किया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि जो महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। चलिए आंसर पढ़ते हैं इसका। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि वीर कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, यानी कि वो उनकी उम्र थोड़ी ढल गई थी, लेकिन परंतु वे वीर कुंवर सिंह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया, यानी कि तैयार हो गया। वो इतने बूढ़े हो गए थे, उसके बावजूद वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। युद्ध के ऊपर आमादा हो गए कि हमें युद्ध करना है, अंग्रेज़ों को भगाना है। इसीलिए आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। ठीक है, केंद्र माने क्या होता है? सेंटर। तो उन्होंने ही सब कुछ को, सबकी अगुवाई करी, सबको अपने साथ लेके चले, इसीलिए उनको इसका मेन केंद्र माना जाने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुंवर सिंह इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश क्यों और कैसे उड़ गए। यानी कुंवर सिंह की जो ये विजय यात्रा थी जिसमें ये जीत भी गए थे, इसमें इन अंग्रेज़ों के होश कैसे उड़ गए, अंग्रेज़ों ने ऐसा क्या देखा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप यहाँ से लिखेंगे, वीर कुंवर सिंह ने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा और उनकी वीरता की कृति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। वीर कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। यानी अंग्रेज़ों के होश इसलिए उड़ गए, उन्होंने देखा कि एक तो इतने बूढ़े हो चुके हैं, उसके बावजूद पूरे उसमें हमारे खिलाफ ये आग लगाए हुए हैं। यानी अगर एक अकेला इंसान इतना सब कुछ हमारे खिलाफ कर सकता है, तो अगर ये सारे भारतीय एक हो गए तो ये हमारी क्या कर देंगे, है ना। और वैसे भी आप किसी के घर में जाते हैं तो आप 2 ही 4 लोग जाते हैं पूरा। ये अलग बात है कि अगर आप जाके उनकी सिधापे का, उनके सीधेपन का फ़ायदा उठा के उनके ऊपर हावी हो जाए, लेकिन जीत आप नहीं सकते उनसे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिस प्रकार सोनपुर मेले की बात की गई है ना, उसी प्रकार किसी और प्रसिद्ध बड़े मेले के बारे में जो आपके आसपास हो उनसे जानकारी इकट्ठी करके लिखें। तो देखिए यहाँ मैं आपको 2 मेलों के बारे में बताऊंगी। ये दोनों मेले मेरे बहुत फेवरेट है, मैं अक्सर यहाँ दोनों मेलों में जाती रहती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये 2 मेले कौन से हैं और कहाँ लगते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप हमारे मेले लिख सकते हैं, अगर आप भी गए हों उस जगह पे, और अगर नहीं गए हैं तो आप जिन मेलों में गए हैं आप उनके बारे में भी लिख देंगे। जनरली आप लोग जानते हैं अजमेर शरीफ का मेला जो है वो सब लोग जानते हैं ना, इसीलिए मैं अजमेर शरीफ के मेले का जिक्र नहीं करूँगी यहाँ पे। मैं अपनी तरफ के जो हमारे आसपास लगते हैं 2 मेले उनके बारे में आपको बताती हूँ। चलिए देखते हैं इसका आंसर।
सबसे पहला जो मेला है वो है रामनगरिया का मेला, ठीक है। ये हमारे घर के पास ही लगता है यूपी में। इसका स्थान जो है वो गंगा के तट पर है। ये गंगा के तट पर लगता है फर्रुखाबाद के पास, ठीक है। मेले का नाम है रामनगरिया, ठीक। अब क्या है, ये मेला हर वर्ष वसंत पंचमी से लेकर होली तक लगता है, ठीक है। यानी कि वसंत पंचमी से लगना शुरू होता है और ये मेला जो है होली तक चलता है और काफ़ी मज़ा आता है इस मेले में, ठीक है। इसमें सबसे जो ख़ास बात है इस मेले की वो ये है कि यहाँ पे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और साधु संत लोग हैं ना, बाबा लोग, वो सब यहाँ आते हैं और यहाँ पे यज्ञ वगैरह भी किया जाता है। वो हिस्सा अलग है और बाकी हिस्से में फिर खूब बढ़िया सा मेला लगता है। और इसकी जो सबसे अच्छी ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे पत्थर का सामान बहुत अच्छा मिलता है। यानी कि जैसे आपके गोलक वगैरह हैं या पत्थर के बर्तन हैं या सिलबट्टा, इस टाइप के जो सामान होते हैं, पत्थर की जो मूर्तियाँ वगैरह होती है और जो आपके डेकोरेशन पीस बनाए जाते हैं पत्थर के, वो सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे मिलती हैं। तो इस मेले की जो खासियत है वो यही है कि देखिए, बाकी तो जनरली मेला होता है, झूले भी होंगे, चाट पकौड़े की दुकानें भी होंगी, ये सारी चीज़ें तो होंगी, जादू की वो हवेली जो होती है वो भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जो यहाँ की फेमस बात है वो ये, एक तो यहाँ पे सारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत लोग आते हैं, यज्ञ होता है यहाँ पे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि यहाँ के जो पत्थर का सामान है वो पूरे एशिया में फेमस है। मुझे नहीं पता आप लोग ने इस मेले के बारे में कभी सुना है या नहीं, लेकिन अब आपको मैंने बता दिया है तो आप ज़रा अपने मम्मा पापा से पता करने की कोशिश करेंगे, वो आपको बताएंगे कि हाँ, यहाँ पे सचमुच एक बहुत बड़ा सा मेला लगता है और बड़ा मज़ा भी आता है यहाँ पे जब आप जाएंगे तो। चलिए, दूसरा मेला जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको देखते हैं। अभी आपका दूसरा जो मेला है ये है देवी शरीफ का मेला, ठीक है। ये कहाँ लगता है? देवी शरीफ में लगता है। ये ज़िला बाराबंकी, ठीक। ये भी हमारे घर के पास लगता है। यहाँ हमारा घर है एक, तो ये वहाँ लगता है। खैर चलिए, उससे आपको क्या, लेकिन ये देवी शरीफ में, अगर आप में से कोई जानता है देवी शरीफ को, ज़िला बाराबंकी यूपी में है ये भी, तो अगर आप लोग जानते हैं तो आप भी गए होंगे कभी, वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। इस मेले का क्या नाम है? वारसी बाबा का उरस। अब आपने अरशद वारसी जो फिल्म एक्टर है उनका नाम तो सुना ही होगा, है ना? जी हाँ, ये देवी शरीफ से ही है, ये वारसी बाबा के ही मानने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए, जो ये उरस होता है इसमें अरशद वारसी हर साल आते हैं, ठीक है। तो अब ये बताते हैं आपको कि इस मेले का क्या नाम है? वारसी बाबा का उरस, ठीक। ये मेला हर वर्ष अक्टूबर के महीने में चांद की तारीख के हिसाब से लगता है। यानी महीना इसका अक्टूबर ही रहेगा, डेट आगे पीछे हो जाती है चांद के हिसाब से, ठीक है। और ये जो मेला है ये, ठीक है, यहाँ पे आपके वही बात के मेला है तो आपके चाट पकौड़े के ठेले और बड़े बड़े आपके बड़े बड़े वो भी लगते हैं, मतलब झूले, चाट पकौड़ी के ठेले, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ ये जानवरों का भी मेला है, जैसा कि अभी आपके चैप्टर में जिक्र हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे हंसी की बात है, जो शायद आपको भी हंसी की लगे, जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे भी हंसी आई थी। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जानवर बेचे या खरीदे जाते हैं वो गधे हैं। यहाँ पे गधों का मेला लगता है, यानी ये जो जानवरों की बिक्री होती है वो गधों की होती है, और कोई इतने जानवर नहीं होते हैं वहाँ, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ की ख़ास बात थी, मैंने आपको बता दी। तो इसे पढ़ने से थोड़ा सा आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। अगर आप लोग चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, लेकिन आपने कोई मेला एंजॉय किया हो, अगर किसी मेले में गए हों तो आप उस मेले का जिक्र करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए मैंने आपको 2 मेले बता दिए, दोनों में से आपको हो सकता है नई जानकारी मिली हो, जो आपको अच्छा लगे आप उसे लिख भी सकते हैं। चलिए, तो आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।